तुकाराम उस गांव का सबसे बड़े धनवान है और हर धनवान की तरह तुकाराम भी काफी लालची और घमंडी इंसान है। आम तो हर इंसान को पसंद होते हैं, लेकिन आम का पागलपन कुछ ही लोगों को होता है। तुकाराम के पास 100 से भी ज्यादा आम के पेड़ है, लेकिन वो ना एक भी आम बेचता है और ना ही किसी को देता है। बड़े भैया, पूरे गांव में सिर्फ आप ही के पास आम के पेड़ है। हमें आम खरीदने के लिए गांव के बाहर 100 मील दूर जाना पड़ता है। मैं तो आपका भाई हूँ, किसी और को ना सही, मुझे तो कुछ आम दे दो इस बार। देखो गंगाराम, भले ही तुम मेरे छोटे भाई हो, लेकिन आम की बात करनी है तो दोबारा मेरे घर मत आना। अगर तुम कहो तो मैं शहर जाने के आधे पैसे दूंगा, जाकर आम खरीद लो। ऐसे कहते हुए तुकाराम अपने सगे भाई को ही एक भी आम दिए बिना अपने घर के बाहर बेच देता है। तुकाराम इतना मूर्ख और जिद्दी है कि वो उसके आम बचाने के लिए बाग के पास गार्ड्स रखता है और उन गार्ड्स पर नजर रखने के लिए कैमरास लगाकर उन कैमरास पर खुद ही बैठकर नजर रखता है। तुकाराम के पास एक स्पेशल खबरें भी है, जो हमेशा बसी खबरें लेकर आता है। साहब जी, आजकल हवा में बगावत की बातें उड़ रही है। लोग आपके आम को चुराने के लिए मंसूबे बना रहे हैं। जब आम बाग से घर के लिए ट्रैक्टर्स में निकलेंगे, तब सारे गांव वाले एक ही बार आपके सारे आम लूट लेंगे। ये इतना बड़ा धोखा तुम हो, इसीलिए मेरे आम सुरक्षित है। मैं किसी को अपना एक भी आम उनके हाथ नहीं लगाने दूंगा। ऐसे कहते हुए तुकाराम उस कब्रे को थोड़े पैसे देकर वहाँ से भेज देता है और उसके आमों को कैसे सुरक्षित तरीका से लेकर आना है, ये सोचता रहता है। उसका भाई ऐसा कुछ सोच रहा है कहकर पता चलने के बाद गंगाराम अपने बड़े भाई से एक बार और बात करने के लिए आता है। भैया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब इतने आमों को क्या करोगे? सारे आम यूं ही खराब हो जाएंगे। औरों के साथ भी अपनी खुशी बांटकर देखो, कितनी खुशी मिलती है। मैं यहाँ पर अपने आमों को कैसे बचाऊं ये सोचकर परेशान हो रहा हूँ, और तुम लोगों में बांटने को कह रहे हो। हवा में लेकर जाओ तुम्हारे सोने के आमों को, कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। ऐसे कहते हुए गंगाराम वहाँ से चला जाता है, लेकिन तुकाराम के दिमाग में एक ख्याल आता है और वो अगले दिन सारे आमों को बहुत बड़े बड़े बैग्स में भरकर हेलीकॉप्टर्स की मदद से आमों को आसमान के रास्ते अपने घर लेकर आने की कोशिश करता है। हाँ हाँ हाँ, अब देखता हूँ ये लोग कैसे चुराते हैं मेरे आम। पंख लगा कर आएंगे या छलांग लगा कर आएंगे। हाँ 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 हाँ। ऐसे कहते हुए तुकाराम हंसने लगता है, लेकिन वो बैग्स आमों का वजन संभाल नहीं पाते हैं और सारे आम ऐसे नीचे गिरते हैं जैसे कि आम का सैलाब आज रहा है। वो देखकर तुकाराम ऐसे पुकारने लगता है, मेरे आम, दूर रहो मेरे आम से, हट जाओ यहाँ से। तुकाराम ऐसे पुकारता है, लेकिन कोई भी उसके एक आम को भी हाथ नहीं लगाता है। उसके आम यूं ही बेते जाते हैं, लेकिन कोई भी गांव वाला उनके तरफ मुड़कर भी नहीं देखता है। वो देखकर तुकाराम हैरान हो जाता है। कोई भी मेरा आम लेने तो दूर, चू भी नहीं रहे हैं। ऐसा क्यों? मैंने आपसे पहले ही कहा था भैया, लेकिन आपने कभी मेरी बात नहीं सुनी। क्या करोगे इतने सारे आमों का? जिंदगी भर बैठकर खाओगे
तब भी खत्म नहीं होंगे। देखिए, शायद ये पहली बार होगा कि आम का सैलाब हो रहा है। वो सब अपनी आंखों से देखने के बाद तुकाराम को ये समझ में आता है कि वो एक छोटे बच्चे से भी बदतर बर्ताव कर रहा था। इसलिए वो छोटे से बच्चे को बुलाकर उसके हाथ में एक आम देता है। वो बच्चा आम लेकर बड़ा खुश होकर वहाँ से जाता है। उसे देखकर तुकाराम भी खुश होता है और सबको आम लेने को कहता है और उसके बाद से हर साल अपने आम सबके साथ हाथ कर वो भी खुश होता है और औरों में भी खुशियाँ बांटता है। तरुण एक अच्छा लड़का है, लेकिन हर किसी की तरह उसकी भी ख्वाहिश है। इसलिए 10वीं क्लास खत्म होते ही स्मार्टफोन की जिद की तो वो मिल गया। कॉलेज खत्म होते ही बाइक की जिद की तो वो भी मिल गई थी। तुम्हें सिर्फ बाइक मिली है। इस बाइक को बाइक की तरह चलाओ। रॉकेट समझकर हवा में उड़ने की कोशिश मत करना। मुझे पता है पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अच्छे से ही चलाऊंगा। ऐसे कहते हुए अपने माँ बाप के समझाने के बावजूद भी तरुण बाहर जाने के बाद गाड़ी को हवा में भगाने लगता है और कुछ ही देर में उसकी बाइक के साथ एक्सीडेंट हो जाता है और तरुण को उसकी गलती का एहसास होने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है। और हमेशा की तरह सरकारी हॉस्पिटल वाले आकर तरुण की बॉडी को लेकर जाते हैं और कुछ देर बाद तरुण के घर को कॉल करके सारी बात बता देते हैं। बात पता चलते ही तरुण के माँ बाप हॉस्पिटल को भाग कर आते हैं। डॉक्टर साहब, शायद आप लोगों से कोई गलतीफहमी हो गई है। हमारा बेटा इतनी तेज बाइक नहीं चलाता है। जाकर देख लीजिए, मॉर्चरी रूम में ही पड़ी हुई है उस लड़के की बॉडी। ऐसे कहते हुए वो मॉर्चरी रूम का गार्ड तरुण के माँ बाप को मॉर्चरी रूम में लेकर जाकर तरुण की डेड बॉडी दिखाता है। वो देखकर दोनों माँ बाप बहुत रोते हैं, लेकिन अब रोकर क्या फायदा। यहाँ पर रोने से क्या होगा? पैसे दो और बॉडी को घर ले जाकर रिश्तेदारों के सामने रो। चल जल्दी करो, 50,000 दो और ले जाओ डेड बॉडी को। मुझे और भी काम है। 50,000 का नाम सुनते ही तरुण के माँ बाप हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग उतने पैसे वाले नहीं थे कि इमरजेंसी के लिए अपने पास एक 10,000 भी पास रख सके। 50,000? लेकिन ये तो एक सरकारी हॉस्पिटल है ना सर जी। वैसे भी आपके हिसाब से हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही हमारे बेटे की मौत हो गई थी। यहाँ तो हमारे बेटे का इलाज भी नहीं हुआ। उसे सड़क से किसने लेकर आया? आप दोनों ने? उसकी फटे घाव किसने सिली? आप दोनों ने? चुपचाप पैसे रखो और बॉडी को लेकर चलते बनो। वो बात सुनकर दोनों माँ बाप बड़े दुखी होकर चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं और अपने घर पहुँचने के बाद दोनों अपने पड़ोसियों से पैसे मांगने लगते हैं उनके बेटे की बॉडी लेकर आने के लिए। कमला बहन, हमारे बेटे तरुण का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी मौत हो गई है। हॉस्पिटल वाले उसे लेकर आने के लिए 50,000 पूछ रहे हैं। आप थोड़ी सी मदद करो ना दीदी। सुनकर बहुत दुख हुआ। तरुण एक अच्छा लड़का था, लेकिन अब जानती हो कि हमारी घर की परिस्थिति भी अच्छी नहीं है। मेरी तरफ से ये 200 रुपए रख लीजिए ना। ऐसे तरुण के माँ बाप गली गली घूम घूम कर 100, 200 मांग मांग कर और थोड़े पैसे उधार लेकर आकर 3 दिनों में 50,000 इकट्ठा करते हैं और हॉस्पिटल पहुंचते हैं। 3 दिन बाद वो मॉर्चरी बॉय
उन्हें देखकर, कैसे माँ बाप हो आप लोग? अपने मरे हुए बेटे को लेकर जाने के लिए 3 दिन बाद आ रहे हो? पता नहीं वो रूम में है या उसे लवरिश लाशों के साथ फेंक दिया है। ऐसे बड़ी बदतमीजी से बात करते हुए वो मॉर्चरी रूम का गार्ड तरुण की बॉडी को बाहर लेकर आता है और जब तरुण के माँ बाप उसे पैसे देते हैं तब डरते हुए और गुस्से में वो ऐसे कहते हैं, अरे पागल हो क्या तुम लोग? मेरी नौकरी खाना चाहते हो क्या? किसी ने देख लिया तो मेरी नौकरी जाएगी और जेल भी हो सकती है। इसका मतलब ये पैसे आप अपने लिए ले रहे हो और ये गलत है, ये जानते हुए पैसे ले रहे हो। ओ मैडम जी, आपको बॉडी चाहिए या नहीं? ज्यादा सवाल मत करो, चुपके से पैसे दो और बॉडी लेकर जाओ। ऐसे कहते हुए वो मॉर्चरी रूम का गार्ड तरुण के माँ बाप से पैसे लेकर उन्हें उनके बेटे की डेड बॉडी दे देता है। इंसान पैसों के लिए दिन ब दिन किसी भी हद तक जाने को तैयार हो रहे हैं। माँ बाप को अपने मरे हुए बच्चे की लाश लेने के लिए पैसे देने पड़ रहा। ऐसे बातों पर सिर्फ न्यूज़ बनती है, वो भी अपने टीआरपी के लिए। एक्शन कोई नहीं लेता है क्योंकि यहाँ पर हर कोई मौके की तलाश में होते हैं। ये तब तक नहीं सुधरेंगे जब तक कि कोई असली थानोस ना आ जाए।